हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपाइस पे आप सबका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डेली आंसर राइटिंग। ओके, जो लोग नए हैं उनको आई वुड लाइक टू टेल देम कि 11 AM पे हम जो है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं डेली, राइट, मंडे टू सैटरडे। ओके, और वी एक्सपेक्ट कि आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और 9 PM पे जो है उसका ये डेली आंसर राइटिंग के थ्रू डिस्कशन होता है कि कैसे वो आंसर लिखे जा सकते हैं और क्या कंटेंट उन आंसर में लिखना चाहिए। ठीक है, और इस टाइम पीरियड के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आंसर्स लिखोगे एंड जो आंसर्स आप लिखोगे वी वुड एक्सपेक्ट कि आप जो अपना पीयर इवेल्युएशन ग्रुप है, राइट, एक हमने बनाया है टेलीग्राम चैनल, इस नाम से प्रेप इस नाम से प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, इस नाम से एक ग्रुप है, ये आप ज्वाइन करके वहां पे अपने आंसर्स अगर आप लिखते हो पोस्ट कर दो, तो वहां जो आपके साथ के फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो आपके आंसर चेक करके आपको एक फीडबैक दे सकते हैं और यू कुड आल्सो चेक अदर्स आंसर एंड गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम GS1 हिस्ट्री, दैट इज द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स वेरियस स्टेजेस, राइट। सो अगेन देखिए, जो क्वेश्चन ये है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। दिस इज एन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, ये 2020 का ही क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन से सिंस द डिकेड ऑफ 1920s, तो 1920s के डिकेड से द नेशनल मूवमेंट हैज एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। डिस्कस। तो आई थिंक मैंने तीन चीजें यहाँ जो है आपकी हाईलाइट की है और वही तीन चीजें जो क्रक्स हैं जिनको आपको अच्छे से एड्रेस करना है, तो आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर होगा। एंड कीप इन माइंड इट इज 15 मार्कर एंड 250 वर्ड्स, राइट। तो डिकेड ऑफ 1920 से जो है कई नए आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आए थे और आपको बताना है कि क्या ये नया, पहली चीज आपको ये बताना होगा कि क्या नए आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आए थे, कैसे आए, हाउ डिड दे कम, राइट। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको बतानी होगी हाउ डिड इट एक्सपैंड द सोशल बेस, और साथ में अगर आप कुछ एग्जांपल्स, कुछ अच्छे कोट्स, कुछ अच्छे फैक्ट्स दे सकते हो, सो इट वुड फर्दर एनरिच योर आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप के ये एक बहुत ही रिपीटेड थीम है। देखिए जैसे ये GS1 में जो स्टैटिक टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री हो गया, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, या आपका ज्योग्राफी हो गया, राइट, ऐसे स्टैटिक टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस की थीम रिपीट होती है और इनफैक्ट मान लो एक क्वेश्चन का कंटेंट जो आप प्रीवियस ईयर का है वो आगे अगर आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है उसमें भी लिख सकते हो। जैसे इसके लिए जो कंटेंट है इस क्वेश्चन के लिए, अगर किसी ने ये दो क्वेश्चन करके गया होगा प्रीवियस ईयर, तो उसको इसके लिए थोड़ा बहुत कंटेंट तो मिल ही जाएगा, काफी कंटेंट मिल जाएगा इनफैक्ट, राइट। तो मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथेंड एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। तो ऑब्वियसली गांधीयन फेज मतलब 1914, गांधी जी के आने के बाद जो नेशनल मूवमेंट का फेज शुरू हुआ था, दैट इज कॉल्ड गांधीयन फेज। तो ऑब्वियसली गांधीयन फेज के कुछ एलिमेंट्स थे जो एक नया आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड था जिसने सोशल बेस एक्सपैंड किया, राइट। ये हम आगे देखेंगे। And second, importance of the new objectives that got added to vision of the independence since 20s of the last century, यानी ये भी 1920s की बात कर रहा है, राइट। तो आई होप आप देख सकते हो, अगर किसी ने ये किया होगा तो ऑब्वियसली वो उसको रिलेट कर सकता है आइडियोलॉजिकल स्टैंड से और कैसे उसने सोशल बेस एक्सपैंड किया। जैसे मैं बताता हूँ, ये जो नए ऑब्जेक्टिव्स आए ना आपके 1920 से, और इसी नए ऑब्जेक्टिव्स के कारण सोशल बेस एक्सपैंड, जैसे बहुत सारे मतलब सोशल ग्रुप्स है, राइट। अब कोई सोशल ग्रुप जब देखेगा कि नेशनल मूवमेंट में उसका ऑब्जेक्टिव भी है और उसके इंटरेस्ट की भी बात की जा रही है नेशनल मूवमेंट पे, राइट, तो ऑब्वियसली वो नेशनल मूवमेंट को क्या करेगा, सपोर्ट। तो दैट्स हाउ। तो इसीलिए ये सब बताने का आपको पर्पज ये भी होता है यहाँ डेली आंसर राइटिंग में, कि कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस करके कैसे रेलिवेंट चीजें जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप अबाउट द नेशनल मूवमेंट बताइए बिफोर 1920, कि बिफोर 1920 नेशनल मूवमेंट कैसा था। तो अब वो बताइए कि बिफोर 1920 नेशनल मूवमेंट का बेस बहुत ही नैरो था। क्यों? क्योंकि इट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स का ट्रेंड था, हु हैड अ बिलीफ कि मासेस रेडी नहीं है पार्टिसिपेशन के लिए। साथ साथ ये भी बताइए कि कई जो मतलब मेथड्स थे उसके थ्रू मासेस पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, तो इस टाइप से आप बता दिए कि बिफोर 1920 क्या था, नेशनल मूवमेंट का बेस नैरो था,
बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजंस। ठीक है, अब आ जाइए आपका इसका जो मेन एस्पेक्ट, मेन बॉडी है आपके आंसर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, आपको लग रहा होगा इतना सा लिख दिया, क्या इतने में 15 मार्क्स का हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे क्या इतने में 250 वर्ड्स होंगे? लेट मी गिव यू अ ब्रेकअप। इस पे आप लिखोगे 20 वर्ड्स, आई थिंक आई एम अप्रोक्सीमेटिंग 20 वर्ड्स। ये 5 चीजें हैं, राइट? हर एक चीज पे आई होप यू कुड राइट 30 to 40 वर्ड्स, या किसी पे इवन 50 भी लिख सकते हो, राइट? किसी पे 50 तक लिख सकते हो। तो कितने हो गए आपके? ये काफी वर्ड्स हो जाएंगे, राइट? सो और क्या लिखोगे अब 30 to 40 वर्ड्स में? क्या लिखोगे इसमें? पहले बताओगे अबाउट आइडियोलॉजी, की आइडियोलॉजी क्या थी। फिर उस बताओगे हाउ इट एक्सपेंडेड सोशल बेस, कैसे सोशल बेस एक्सपांड किया, और फिर एक एग्जांपल दे दोगे। ठीक है, ये 3 चीजें लिख सकते हो आप 30 to 40 वर्ड्स में, एक उसके लिए। ऐसे ही सब के लिए कर लो तो आपका इजीली देखो 250 वर्ड्स का बन जाएगा आंसर। और लास्ट में कंक्लूजन में आप 30 to 40 वर्ड्स आप लिख लो, या कम लिख दो 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, तो ये एक रफ मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो आंसर बन सकता है। ठीक है, अब चलो जरा कंटेंट डिस्कस करते हैं। तो गांधीयन आइडियोलॉजी, तो आई होप आप सबको पता होगा गांधीयन आइडियोलॉजी क्या थी, कि वी नीड टू अपोज द ब्रिटिश रूल, हमें ब्रिटिश रूल को अपोज करना है थ्रू द मीन्स ऑफ अहिंसा, और बोलो नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, राइट? थ्रू द मीन्स ऑफ अहिंसा और सत्याग्रह के मीन्स के थ्रू जो है गांधीयन आइडियोलॉजी में कहा गया था कि वी नीड टू अपोज द ब्रिटिश रूल। ओके, और फिर आप बताओगे कि हाउ इट एक्सपैंडेड। तो हाउ इट एक्सपैंडेड, देखिए गांधी जी से पहले जो है लोगों के पास पार्टिसिपेट करने के, मासेस के पास जो है पार्टिसिपेशन को बिलीव किया जाता था कि मासेस रेडी नहीं है, बट गांधीयन आइडियोलॉजी कहती थी कि मासेस विल बी रेडी ओनली थ्रू पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट, कि उनको नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके ही तैयार किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले वो तैयार हो जाएंगे फिर पार्टिसिपेट किया जाएगा, राइट? तो ये जैसे आंसर राइटिंग का भी यही हिसाब है। जैसे आपको अगर मैं एनालॉजी दूं एक, तो आंसर राइटिंग भी ऐसी ही है कि करके ही इंप्रूव होगी, या कंटेंट भी आपको जो आंसर में लिखना होगा वो करके ही पता चलेगा क्या लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पढ़ लो बहुत सारा, सब कुछ पहले पढ़ लो फिर ही आप लिखो, तो ऐसा नहीं होगा। आप आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट भी आप जो पढ़ रहे होगे, जब आप क्वेश्चन देख के ऐसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो हाउ इट एक्सपेंडेड, तो पहले जो था गांधी जी से पहले नैरो बेस था, गांधी जी ने कहा कि मासेस का पार्टिसिपेशन लाना चाहिए, तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन आ गया, राइट? इनफैक्ट गांधी जी ने जो है नए न्यू मेथड्स दिए जिसके थ्रू मासेस पार्टिसिपेट कर सकते थे। नहीं तो इससे पहले जो मेथड्स थे, जो मान लो रिवॉल्यूशनरी के भी थे, उसमें मासेस तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, या जो मॉडरेट्स के थे कि प्रेयर्स पिटिशन, उसमें भी मासेस नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी के थ्रू जो उनके मेथड्स थे, उनकी आइडियोलॉजी, उसने मासेस का पार्टिसिपेशन लाया, राइट? इट ट्रांसफॉर्म, इनफैक्ट यू कुड इवन राइट दैट इट ट्रांसफॉर्म द नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट। और एग्जांपल दो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे दो, या रॉलेट सत्याग्रह दे दो, या आगे जो सिविल डिसोबीडियंस, आप आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका भी दे दो एग्जांपल, कि कैसे नॉन कोऑपरेशन में नॉन कोऑपरेशन का उन्होंने बोला और कैसे लोगों ने जो है सपोर्ट किया उसको, राइट? कितने लार्ज स्केल पे। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये अब यहां पर आप बताओगे कि ये आइडियोलॉजिकल स्टैंड कहां से आया। ये आया बेसिकली आपके रशियन रेवोल्यूशन से, जो 1919 में हुआ था, आफ्टर दी जो वर्ल्ड वॉर जब एंड होने वाला था फर्स्ट, तो तब जो होता रशियन रेवोल्यूशन। और रशियन रेवोल्यूशन के कारण सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है आइडियोलॉजी जो है ये बहुत फेमस हो गई, और इसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे था और इंडिया पे भी था, राइट? और इंडिया पे भी था, और दिस इंडिया में कैसे देखा जा सकता था? लेफ्ट विंग विद इन एंड आउटसाइड कांग्रेस, आउटसाइड कांग्रेस। अब विद इन कांग्रेस लेफ्ट का इन्फ्लुएंस क्या था? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, राइट? दे इन्फ्लुएंस द मेजर लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंस विद इन द कांग्रेस। और आउटसाइड द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई वो, ठीक है? और अब आ जाता हो हाउ इट एक्सपेंडेड द सोशल बेस। एक्सपांड कैसे किया? तो बहुत सिंपल है, देखिए जैसी ये आइडियोलॉजीज आई, तो ये आइडियोलॉजीज बोलती थी कि वी नीड टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो इसने कहा कि पीजेंट्स हैं, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो। इस आइडियोलॉजी के कारण, इन्फ्लुएंस के कारण क्या है? पीजेंट मूवमेंट्स आए
कि पीजेंट मूवमेंट्स को आए और उनको सपोर्ट मिलने लगा पीजेंट मूवमेंट्स को, कि जो है उनका जो एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो। वर्कर के यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स आ गए, राइट। आईटक फॉर्म हुआ 1920 में, राइट। तो ये चीजें जो हुई तो ऑब्वियसली पीजेंट्स और वर्कर्स भी अब क्या हो गए, पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट बन गए। ओके, अब रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, तो देखिए अब ये 1920 से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट 1920s के बाद इसमें एक सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस आ गया। और आई होप अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो वहां जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बाय भगत सिंह, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और यह तो 1920 से पहले क्या होता था, रिवॉल्यूशनरी बिलीव करते थे कि हमें इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करके जो है मासेस के मन में जो फियर है ब्रिटिश का वो खत्म करना है, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस के बाद जो है क्या क्या हो गया, एचआरएसए का ऑब्जेक्टिव कि मासेस का पार्टिसिपेशन करो, उनको अवेयरनेस लाके थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगेन एक तो ये हुआ, प्लस इससे ना यूथ का भी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा, यूथ का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा। इनफैक्ट दोनों से, सोशलिज्म और कम्युनिज्म और ये रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, इन दोनों से जो है यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है। आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट मूवमेंट्स जो है, स्टूडेंट मूवमेंट्स और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स का, वो नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो लोग अपने जो स्कूल्स वगैरह वो बाइकआउट करने लगे, राइट। कम्युनल आइडियोलॉजी, नाउ आप सोचिए कि एक नेगेटिव पॉइंट कैसे आ गया। तो एट दैट टाइम क्या था, हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलीव कि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो क्या हुआ, अगर आपको पता है एनसीएम खिलाफत, नाउ खिलाफत क्या था, एक इशू था जो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, बट उसको एनसीएम के साथ जोड़ के उसको वहां पे सपोर्ट देके क्या किया गया, मुस्लिम्स का सपोर्ट लिया गया, उनको नेशनल मूवमेंट में लाया गया। ओके, इससे पहले क्या कर रहे थे, 1920 से पहले मुस्लिम्स पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो मुस्लिम्स के इंटेलिजेंसिया था वो बोल रहे थे कि अभी आप पार्टिसिपेट मत करो, पहले अपने आप को डेवलप करो फिर ही पार्टिसिपेट करो नेशनल मूवमेंट पे। या इनफैक्ट जो वो लोग जो थे, जो उनके जैसे सर सैयद अहमद खान है, वो क्या बोलते थे, वो इवन ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे कुछ जगह, राइट। तो अगेन, सो ये कम्युनल आइडियोलॉजी थी, बट उसका एक ये था कि गांधी जी ने जो है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाए, और प्लस मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नेशनल मूवमेंट में लाए। फिर कास्ट मूवमेंट्स, नाउ दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट बना। क्यों, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में ये रियलाइज हुआ कि जब तक ये कास्ट को जो है रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, जो है एक इंटरनल डिवीजन रहेगा सोसाइटी में और नेशनल मूवमेंट वीक रहेगा। इसीलिए इसीलिए गांधी जी ने जो है हरिजन कैंपेन लॉन्च किया था। जब गांधी जी ने देखा कि कास्ट को एज अ डिवीजन फैक्टर यूज कर रहे हैं ब्रिटिश, तो हरिजन कैंपेन लॉन्च किया था, राइट। और गांधी जी, फिर उसके बाद आप और भी बहुत सारे बता सकते हो, जस्टिस पार्टी आई, जस्टिस पार्टी आ गई, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, राइट। इनफैक्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो गया। इनफैक्ट ये इनमें से कुछ मूवमेंट्स तो जो है सपोर्टेड थे नेशनल मूवमेंट के थ्रू, राइट, और गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, राइट। तो ये थे कास्ट मूवमेंट। सो अगेन इसके कारण भी क्या हुआ, इट इन अ वे स्ट्रेंथन द यूनिटी, और जो है हर कास्ट के लोगों का पार्टिसिपेशन नेशनल मूवमेंट में बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन कंक्लूजन ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि हाउ दीज मूवमेंट्स जो है, ये सारे आइडियोलॉजीज हैं, इसने जो है नेशनल मूवमेंट का बेस एक्सपांड किया और उसको बहुत ही स्ट्रांग बना दिया, राइट। इट स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट, ओके। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे, दे हैड टू गिव इंडिया इट्स फ्रीडम, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। अब आप जो है अगला पार्ट देखते हैं इसका, अगला क्वेश्चन। तो डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत सारे जो है एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। भाई वो फैक्टर्स क्या है, ऑब्वियसली आपको क्या बोल रखा है, डिस्कस करना है। तो आपको बोलना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, आपको बताएं व्हाट आर द फैक्टर, राइट। एक चीज ये बतानी, दूसरी चीज क्या कि हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड, मतलब आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है कि क्यों वो फैक्टर वहां पे हैं और कैसे उन फैक्टर के कारण जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वहां पे, राइट। ये आपका ज्योग्राफी से है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ सेट ऑफ फैक्टर्स जो है, एक लिमिटेड सेट ऑफ फैक्टर्स ही हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, 5 या 6 हैं।
वो प्लीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उस पर अपने नोट्स बना लीजिए और फिर जो है उन फैक्टर्स का एप्लीकेशन समझिए, राइट। कॉमन सेंस के थ्रू एप्लीकेशन करिए, राइट। सो अभी आप जब आंसर देखोगे आगे तो ये समझ जाओगे। अगेन नॉर्थ वेस्ट इंडिया पूछा है, तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन कैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को आप डिफाइन कर सकते हो। एक तरीका ये है इंट्रोडक्शन का कि आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ये होती है डिफाइन कर दो और ये बता दो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये एग्रो इंडस्ट्रीज है। या दूसरा तरीका हो सकता है यूज अ मैप, अगर आप कर सकते हो तो मैप यूज करके आप बताओ कि ये जो नॉर्थ वेस्ट है इसमें ये है एग्रो इंडस्ट्रीज, शुगर की है, वीट की है, राइस की प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये सब आप बता सकते हो। टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज हैं, ओके। सो ऑब्वियसली बॉडी में अब यहाँ पर सीधा सीधा है, अगेन सिंपल है, सीधा आपको फैक्टर्स बताने डिस्कस करना है। तो मतलब फैक्टर्स क्या हैं, वो फैक्टर्स क्यों है वहां पे, और वो फैक्टर्स वहां पे हो तो उससे कैसे जो है कौन सी इंडस्ट्री आती है, तो आपको जो है एग्जाम्पल्स भी देने होंगे, राइट। अगेन देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, उसके लिए आप मॉडल आंसर देख सकते हो, ओके। और मॉडल आंसर थोड़े टाइम में अपडेट कर देंगे हम, शायद से आज ना हो पाए बिकॉज सी थोड़ा टाइम का कंस्टेंट है हमें, तो वी विल ट्राई टू अपडेट इट बाय टुमारो, ओके। आज का जो मॉडल आंसर होगा, बट अगेन यहाँ पे आप समझिए पहली चीज रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है। अब एग्रो बेस्ड पे रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए होता है, आपको क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, व्हीट, राइस, ठीक है, और भी दूसरी जो क्रॉप्स हैं दूसरी से मस्टर्ड। कहाँ अब आप सीधा सीधा ये बोल दोगे तो नहीं काम चलेगा, आपको बताना होगा व्हीट और राइस, पंजाब एंड हरियाणा आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है। मस्टर्ड पंजाब, ठीक है। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं जिससे जिससे हम जो है ऑयल निकालते हैं, राजस्थान, राजस्थान इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि कैसे जो मेजर जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती हैं एग्रीकल्चरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए वो आपकी अवेलेबल होती हैं इन दी नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इनफैक्ट आप कॉटन भी आता है इसमें, कॉटन टेक्सटाइल जो होता है ना, तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल जो बोलते हैं कॉटन कहाँ, गुजरात के नॉर्थ वेस्ट में, गुजरात, ओके। तो ये सब हो गया कि आप इस तरीके से बता सकते हो कि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल बहुत सारा है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है वहां पर, ठीक है। प्लस चीप लेबर, चीप लेबर कैसे, हाई पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन अबंडेंस है लेबर की, तो यहाँ अबंडेंस है, तो वेज रेट्स क्या होते हैं, जब लेबर की सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी तो वेज क्या होंगे, वेज लो होंगे, तो मतलब चीप लेबर होगी, तो इंडस्ट्रीज प्रिफर दी एरिया जहां उनको सस्ता लेबर मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करके आपको बताना पड़ेगा। रेडी मार्केट, ऑब्वियसली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं तो ज्यादातर जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनके फूड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि पेरिशेबल होते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे फूड प्रोडक्ट्स ज्यादा लंबे डिस्टेंस पे कैरी नहीं किए जा सकते, तो शॉर्टर डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली यहाँ रेडी मार्केट क्या हो गया आपके पास, अर्बन सेंटर्स, राइट। इससे पहले इवन बिफोर अर्बन सेंटर्स आप बताओगे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। यूपी हो गया, आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, राइट, या राजस्थान हो गया, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। तो पॉपुलेशन ज्यादा प्लस यहाँ पे एक साथ साथ में बताओगे अर्बन सेंटर्स। अभी अर्बन सेंटर्स क्या है, दिल्ली हो गया, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर हो गया, जयपुर हो गया, राइट। आपके बहुत सारे अर्बन सेंटर्स है, मेरठ, ठीक है, और आपका जो है पंजाब का चंडीगढ़, राइट। ऐसे पांच छह आप देखो जहाँ अर्बन सेंटर्स है, जहाँ लोगों की जो है इनकम हाई है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, ऐसे हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स, तो मार्केट भी है, तो ये हो गया, ये हो गया, मार्केट भी है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे बताओ कनेक्टिविटी अच्छी है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी अच्छी है, क्यों, तो कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप चीजें एक्सपोर्ट्स कर सकते हो या बाहर से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकते हो और लोकली भी मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, राइट। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, ओके। और कनेक्टिविटी के लिए इनफैक्ट जो है आपका जो है स्कीम्स भी लॉन्च है, अगेन ये हम आगे पढ़ेंगे, अगले वाले फैक्टर में आएगा गवर्नमेंट पॉलिसी में, बट डू टेल अबाउट की कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ, ठीक है ना। रोड्स वगैरह ये सब अच्छे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, आराम से हो जाता है, राइट। अगर यही सेम चीज आप कुछ ऐसी जगह पे करना चाहो जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, पुअर है,
तो ऑब्वियसली वहां बहुत ज्यादा, मान लो नॉर्थ ईस्ट में, आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लो, तो वहां भी काफी चीजें होती हैं काफी, बट नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? कनेक्टिविटी का इशू है, वहां से जो आइटम्स लाने में बहुत टाइम लगता है, राइट? तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली कनेक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरी चीज भी बोल सकते हो, स्टोरेज, मेगा फूड पार्क वगैरह, ये सब, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव देती है। इनफैक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बोलोगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s में, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला था? सबसे ज्यादा बेनिफिट उससे मिला था नॉर्थ वेस्ट में, जो है आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया वालों को। क्यों? क्योंकि वहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली इंट्रोड्यूस हुई, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, वहां पे फार्मर्स की इनकम ज्यादा हो गई, राइट? काफी बेनिफिट मिला वहां के फार्मर्स को। तो ऑब्वियसली वहां पर जब इतना सारा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, तो वहीं पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ने प्रेफर किया। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, राइट? सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, ओके। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, प्लीज इसको भी इग्नोर नहीं करना। तो इससे क्या होता है कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, राइट? ज्यादा ऐसा मतलब प्रिजर्वेशन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी है। प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण एक और चीज है, सीजनल है, ज्यादा सीजन्स जो है नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा स्टार्क है। तो जैसे रबी क्रॉप हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया, ये क्रॉप्स आती हैं तो डिफरेंट वेराइटी है, बिकॉज ऑफ सीजनल वो नेचर, देयर इज व्हाट यू कैन कॉल, देयर इज वेराइटी, ठीक है, वेराइटी है, राइट? और भी दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आप लिख सकते हो कि जो आपका जो जो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी करता है, जैसे आपका क्या हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किस में हेल्प करता है? रबी क्रॉप्स, राइट? और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का बेनिफिट किसको? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, राइट? एंड इट हेल्प्स रबी क्रॉप्स, राइट? तो इस तरीके से आप ये जो मेजर है, देखिए और भी लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखना, कितने मार्क्स का? ये 10 मार्क का है, 150 वर्ड्स। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप सबसे पहले लिखिए, उसके बाद अगर टाइम और वर्ड लिमिट बचती है तो जो है लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखिए, राइट? तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, अगर आप हर किसी पे अराउंड 20 वर्ड्स भी लिखो तो बड़े आराम से आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन में आप डेफिनेटली कंक्लूड कर लो, आप या तो पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हो कि दैट ऑल्दो देयर आर, मतलब कि हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नॉर्थ वेस्ट उसमें, बट दे आर फेसिंग वेरियस चैलेंजेस, राइट? दे आर फेसिंग वेरियस चैलेंजेस, तो कैसे जो है उन चैलेंजेस को, फॉर दैट पर्पस क्या बोल सकते हो आप, ये बता सकते हो कि दीज मेजर्स कुड बी टेकन, या फिर कंक्लूजन में कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च पीएम संपदा योजना, an umbrella scheme for development of the food processing sector, right, which would help agro based industries, okay? तो जो या तो सबसे बढ़िया यही होगा कि प्रॉब्लम्स बता के ब्रीफ 2 लाइन में प्रॉब्लम्स बताना, और फिर बाद में कंक्लूजन की गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। So this is it for our session. I hope it was useful for you, right? So see you again tomorrow with another session on answer writing.